फ्रेंड्स, एक और बहुत इंटरेस्टिंग, सिंपल और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चैप्टर जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कंपनीज एक्ट क्या कहता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है या फिर उन दूसरी कंपनीज के लिए पेरेंट कंपनी है, ऐसे बोले तो उस पेरेंट कंपनी को चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वो बनाएगी ही, उसके अलावा वो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी जिसमें उन सारी सब्सिडरीज के फाइनेंशियल्स भी मर्ज होंगे और उसको बोला जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या हुआ, जैसे ए लिमिटेड की दो सब्सिडरी हैं, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। अब ये सब्सिडरी क्या होता है, देखिए वैसे एक तरीका आपको मालूम होगा कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लेती है, ठीक है, तो जिस कंपनी ने शेयर्स एक्वायर करे वो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, जिसके एक्वायर किए वो कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो अगर ए लिमिटेड की दो सब्सिडरी हैं, बी लिमिटेड सी लिमिटेड, तो एक तो ए लिमिटेड अपने फाइनेंशियल्स बनाएगी, बी लिमिटेड के अपने बनेंगे, सी लिमिटेड के अपने बनेंगे, और एक ए लिमिटेड को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे जिसमें ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड सबका डेटा मर्ज होगा। समझ में आ गई बात। उसको क्या बोला जाता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों बनती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, आपको कोई कंपनी पसंद आई, आपने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उस कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ गई, लेकिन उस कंपनी ने अपने यहां पैसा ना लगाकर दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो हम पूछेंगे ना उस कंपनी से कि भाई ऐसा क्या हुआ, हमने तो इतने पैसे आपको दिए और आपने आगे दूसरी कंपनी को दे दिए, तो आपने ऐसा क्यों करा। तो वो कहेगी कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो, हम उस कंपनी को इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं कि जिसमें हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, हम जैसे अंबानी ने, अडानी ने एक कंपनी खरीदी अभी बीच में 2-3 साल पहले, आपने नाम सुना होगा, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का बहुत नाम था, तो वो किसने एक्वायर कर ली, अडानी ने। तो किसी ने अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स खरीदे कि वो अडानी में पैसे लगा रहा है, लेकिन अडानी ने वो पैसे आगे भेज दिए, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। क्यों कर दिया, तो वो अपनी शेयर होल्डर्स को समझाएगा, नहीं वो बहुत एक प्रॉफिटेबल वेंचर था, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते, ग्रोथ होती, इस वजह से वहां पर पैसा लगाया है। तो अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अब हमने उस पर पूरा कंट्रोल ले लिया, 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो आपको क्या चाहिए, आप अपनी फाइनेंशियल्स के अलावा उन सारी सब्सिडरी कंपनीज के भी फाइनेंशियल जोड़कर एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को दो। वो भी तो देखना चाहते हैं कि आपने उन कंपनीज को कंट्रोल क्यों कर रखा है। देखिए, वैसे कंट्रोल क्या होता है, एक तो तरीका आपको मालूम है कि शेयर्स बाद में भी परचेज करे जाते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम बाद में कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स परचेज कर रही है, वो कंपनी क्रिएट ही सब्सिडरी इसलिए करती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, सरकारी कंपनी है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये जो आजकल सोलर पावर्स और विंड एनर्जी वगैरह का जो ये जमाना चल रहा है, तो इसमें क्या है, ये लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन देती है इसके लिए कि आप ये सोलर पावर प्लांट्स लगाइए या विंड मिल में इन्वेस्ट करिए, उसके लिए इरेडा लोगों को लोन देती है। अभी इरेडा ने ये डिसाइड करा है कि हम एक सब्सिडरी बनाएंगे, उसमें रिटेल लोन्स देंगे। रिटेल मतलब जो भी ये सरकार ने एक योजना लागू की थी, पीएम मुफ्त बिजली योजना, जिसमें घरों में सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, है ना। तो उसके लिए एक वो रिटेल बिजनेस में भी जाना चाहते हैं। अभी तक तो वो कंपनीज कॉर्पोरेट्स को देते थे, वो रिटेल बिजनेस के लिए एक सब्सिडरी खोलना चाह रहे हैं जिसका नाम वो जिसमें केवल रिटेलर्स होंगे। समझ में आई बात। तो सब्सिडरी क्रिएट कर कर हम एक दूसरे लाइन में भी जाते हैं। सब्सिडरी केवल ऐसे नहीं कि दूसरी कंपनी कोई दिखी और उसको परचेज कर लिया। शुरुआत से भी आप एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो कि आप चाहते हो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल अलग मेंटेन हो, उस पर कंट्रोल बिल्कुल अलग हो, उसके डायरेक्टर्स अलग हो, उसके डिसीजन पावर जो वो सब कुछ अलग चलता रहे। इस वजह से कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी को भी क्रिएट कर देती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत सारी कंपनीज क्रिएट कर रखी है अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस के लिए। आप गूगल सर्च करके देखोगे, ये इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज की 350 से ज्यादा सब्सिडरीज मर्ज होती हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, 350 से ज्यादा। ठीक है,
तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 तो सब्सिडरी से डील करेगा। फिर एक होते हैं एसोसिएट्स जिसके लिए एएस 23 आएगा। एक होते हैं ज्वाइंट वेंचर जिसके लिए एएस 27 आएगा। और अमेलगमेशन हम पढ़ते हैं एएस 14 में। तो सबके लिए अलग अलग है। इसका मतलब एएस 21 में किसकी बात होगी? केवल सब्सिडरीज की बात होगी। समझ में आई बात? यहाँ पर देखिए आप कंसोलिडेशन, ये पेरेंट कंपनी मैंने फोटो दिखा रखी है और ये इसकी सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3 और ये सब एक साथ मर्ज होकर क्या कहलाएगा? कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सब्सिडरी कंपनी होती क्या है इसको समझते हैं। इन विच द होल्डिंग कंपनी कह लो या पेरेंट कह लो, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी। मतलब क्या हुआ? एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, पूरे बोर्ड को या फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। मतलब कंट्रोल करने का मतलब किसी को भी हटा सकती है, किसी को भी अपॉइंट कर सकती है बिना किसी और से पूछे। मतलब जैसे एग्जांपल ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड के डायरेक्टर को कभी भी हटा सकती है, किसी भी नए डायरेक्टर को ला सकती है, तो वो फिर क्या कहलाई? कंपनी ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई किसकी? बी लिमिटेड की। समझ में आई बात? एक तरीका तो ये है सब्सिडरी बनने का। दूसरा तरीका क्या है सब्सिडरी बनाने का? अगर आपके पास 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, ये तो सबको पता ही होता है, 50% से ज्यादा शेयर्स होंगे तो फिर तो डिसीजन आपका ही चलेगा। 50% से ज्यादा अगर सीटें मिल जाती है तो सरकार बन जाती है ना? जैसे अभी हरियाणा में चुनाव हुए 90 सीट्स थी, तो जिसके भी 45 से ऊपर आएंगे उसके, ठीक है, दूसरी के पास भी सीट्स होंगी, लेकिन जब 45 से ऊपर है तो सारे बिल्स तो वैसे ही पास हो जाएंगे, तो सरकार तो उन्हीं की हुई ना। तो इसी वजह से अगर 50% से ज्यादा शेयर्स किसी के पास हैं तो फिर उसी का ही कंट्रोल हो गया। फिर 49% कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि सारी चीजें आपकी ही चलेगी जो आप बोलोगे मेजोरिटी डिसीजंस में। एग्जाम्पल जैसे क्या है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा था? कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल 1 देखिए, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 70% शेयर्स एक्वायर कर लिए ए लिमिटेड ने। अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 70% शेयर्स एक्वायर कर लिए तो ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई और बी लिमिटेड सब्सिडरी हो गई। समझ में आ गई बात? सिंपल है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ए लिमिटेड की सब्सिडरी, ऊपर हमने पढ़ा था ना बी लिमिटेड एक सब्सिडरी ए लिमिटेड की, ये रही। ए लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के 30% शेयर है और बी लिमिटेड के पास 25% शेयर है। 30% ए के पास खुद है और 25% बी के थ्रू है, क्योंकि बी भी तो ए की ही सब्सिडरी है। तो 30 प्लस 25 55 हो गए। तो सी लिमिटेड भी क्या हो गई? सब्सिडरी हो गई ए लिमिटेड की। ए लिमिटेड की हुई, बी लिमिटेड की नहीं, क्योंकि बी के पास तो केवल 25 है। तो यहां पर ये लिखा था ना डायरेक्टली, ए फर्स्ट एग्जांपल में डायरेक्टली था, इनडायरेक्टली सेकंड एग्जांपल पढ़ लिया हमने। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, ए लिमिटेड के पास 49% शेयर्स हैं डी लिमिटेड के, तो डी लिमिटेड फिर कोई सब्सिडरी नहीं है ए लिमिटेड की। समझ में आई बात? दो थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। क्या? अ कंपनी कैन बी अ सब्सिडरी ऑफ टू कंपनीज। क्या एक कंपनी दो की सब्सिडरी हो सकती है? हो सकती है। एक कंपनी ऐसा हो सकता है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन की पावर उसके पास, और दूसरी कंपनी ऐसी हो जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स हो, तो दोनों कंपनी की वो तो सब्सिडरी हो गई बेचारी। ठीक है, तो दोनों कंपनीज जो उसकी दोनों पेरेंट होगी वो अपने अपने में कंसोलिडेट करेगी इन सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स को। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट, एएस 21। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अभी जब एएस 21 पढ़ा रहा था मैंने क्या कहा कि कंपनीज एक्ट कहता है, मैंने ये बात बोली थी ना, मैंने ये नहीं कहा था एएस 21 कहता है आप ये बनाओ, ये आपकी ड्यूटी है, नहीं। एएस 21 ये कहता ही नहीं कि आपको कि पेरेंट कंपनी को सब्सिडरी कंपनीज के फाइनेंशियल्स मर्ज कर कर बनाना जरूरी है। ये जरूरी तो किसने कहा? कंपनीज एक्ट ने कहा। एएस 21 तो तरीका बताता है कि कैसे मर्ज करना है। तो AS 21 does not mandate to prepare consolidated financial statements, but if enterprise prepares consolidated financial statement, लेकिन अगर कोई consolidated financial statement बना ही रहा है किसी और एक्ट की वजह से, जैसे कंपनीज एक्ट की वजह से, तो AS 21 हैज टू बी फॉलोड। तब उस केस में किसको फॉलो करना पड़ेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 को। आ गई बात समझ में आप लोगों को? देखिए यहां पर एक बड़े छोटे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि होता क्या है, किस तरीके से मर्ज किए जाएंगे। होल्डिंग कंपनी थी एक्स, देखिए
इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करी वाई लिमिटेड में 100 रुपए की, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी वाई, अब ये शेयर कैपिटल 100 रुपए कहां से आई, किसने पैसा लगाया था, एक्स ने, ठीक है। ये 100 रुपीज आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और लाइबिलिटी ली इन्होंने, बाहर से लोन वोन लिए 150 रुपए के, तो उससे इनको टोटल असेट्स कितनी हो गई, 250 रुपए की। अब क्योंकि एक्स लिमिटेड की वाई लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, तो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बन रही है, दोनों बैलेंस शीट आपस में मर्ज कर दी गई, वही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। देखिए कितना सिंपल है। लेकिन क्या शेयर कैपिटल फिर 100 प्लस 1100 लिखें? देखिए आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं यहां पर अगर 1100 रुपए लिखूं इसकी जगह, तो फिर तो मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट भी दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड, यहां पर 100 है और यहां 0 है ना। मतलब एक्स में तो वाई ये लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड 100 और यहाँ 0, तो 100 प्लस 0 100। तो इस तरीके से दिखाया जाएगा इसका मतलब। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तरफ कह रहे हैं हमने पैसा इन्वेस्ट करा और दूसरी तरफ कह रहे हैं हाँ यहां करा। ये कैसे हो सकता है, अपने में ही पैसा इन्वेस्ट करा, तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो रही है, इस वजह से आप ये दोनों चीजें नहीं दिखाओगे, ठीक है। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ₹100 जो हमने इन्वेस्ट करे शेयर कैपिटल में, देखिए इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो आप, भाई मैंने ₹100 दिए दूसरे को, लो भाई तुम बिजनेस करो। अब लास्ट में मैं उसके फाइनेंशियल्स अपने में मर्ज कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं लाओ 100 रुपए जो मैंने दिए थे, वो कहेगा नहीं वो 100 रुपए तो नहीं है, मैंने तो बल्कि 150 और मिला के 250 की असेट्स खरीद ली। तो मैं कहूंगा ठीक है, इसका मतलब आपके पास असेट्स हैं तो मेरे को 250 की असेट दे दो। वो कहेगा लेकिन लाइबिलिटी भी तो है 150 की, तो वो भी लेनी पड़ेगी। केवल ये थोड़ी ना कि मीठा मीठा ले लिया हमने, वो भी लेना पड़ेगा आपको। तो 250 की असेट्स अपने में मर्ज कर ली और 150 की लाइबिलिटी, मतलब उसने 100 रुपए का क्या करा, वाई लिमिटेड ने 100 में 150 और मिला के 250 की असेट्स खरीदी। अब हम जब मर्ज कर रहे हैं तो 250 की असेट्स और 150 की लाइबिलिटी अपने में मर्ज कर देते हैं। आ गई बात समझ में आपको। तो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से, इन्वेस्टमेंट जो 100 रुपए की थी उसका पिटारा खुल गया। इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज हमने लिख रखी थी, उसकी जगह 250 और 150 रुपए दो फिगर्स आ गई, वो मर्ज कर दी। समझ में आई बात। तो मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। और दूसरा तरीका ये भी, अगर आप सच में मर्ज कर भी लो, शेयर कैपिटल भी ऐड करके लिख दो और इन्वेस्टमेंट भी लिख दो, तो दोनों साइड, दोनों में क्या हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट करी, कहां करी, यहां करी सामने, तो ये गलत है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बात समझ में। कंसोलिडेशन का प्रोसीजर क्या होता है, बस ये 5 स्टेप है छोटे छोटे से, ये करने पड़ते तो कंसोलिडेशन पूरा हो जाता है। एक एक करके डिटेल में पढ़ना है हमारे को, पहले जस्ट एक व्यू ले लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये क्या होता है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना, ये तो आप 12th क्लास से निकालते आ रहे हो, गुडविल कैपिटल रिजर्व। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, एक रिजर्व्स एंड प्रॉफिट निकलते हैं कंसोलिडेटेड। फिर एडजस्टमेंट्स होती हैं कुछ, वो छोटी मोटी दे रखी होती है, रिवैल्यूएशन या इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस वगैरह, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम बैलेंस शीट को मर्ज कर देंगे जैसे हमने ये करा। बस यही है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना, बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है, उसको समझेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या, कॉस्ट किस चीज की, कंट्रोल की। तो हमने ये जो कंट्रोल एक्वायर किया, दूसरी कंपनी एक्वायर करी, इसका खर्चा कितना लगा, उसको क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। आपने ये पढ़ा होगा कि हम जब दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नहीं भी पढ़ा तो आप समझ लो, अगर उसकी नेटवर्थ मतलब उसकी एक वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, हमने 100 ही दिए तो कोई बात नहीं। अगर हमने 150 रुपए दिए, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो हम 50 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, जबकि उसकी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज तो केवल 100 है। ठीक है, 150 रुपए की एसेट है, 50 रुपए की लाइबिलिटी। तो मैंने बैलेंस शीट देखी, मैंने कहा 150 माइनस 100 तो ये 50 तो 100 ही होता है। तो 100 की जगह 150 क्यों ले रहा है, 50 रुपए वो ले रहा है गुडविल के। ठीक है, उस बिजनेस की इतनी रेप्यूटेशन है मार्केट में, तो हम एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एक कंपनसेशन ले रहा है 50 रुपीज की एक्स्ट्रा। समझ में आ गई, वो कहलाता है गुडविल। लेकिन अगर 100 की जगह वो 90 में ही मान जाता है, पता चल रहा है कि उसकी बैलेंस शीट में देखकर कि 100 वैल्यू है, बट वो कहता है कोई बात नहीं आप 90 दे दो, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। कैपिटल प्रॉफिट जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो इसको पढ़ते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या फिर क्या बोल सकते हैं, परचेज कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट,
या परचेज कंसिडरेशन, कितने का आपने खरीदा माइनस उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी थी, एक्चुअल वर्थ माइनस करेंगे तो अगर पॉजिटिव आया तो गुडविल, नेगेटिव आया तो कैपिटल रिजर्व। एग्जांपल जैसे 1000 रुपए का हमने खरीदा, थी उसकी नेटवर्थ एक्चुअल में 900, इसका मतलब 100 रुपए क्या है गुडविल। लेकिन अगर उसकी नेटवर्थ थी 1100 रुपए, नेटवर्थ 1100 थी, हमें 1000 का ही मिल गया, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, तो वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये है हमारा, ठीक है, किस तरीके से हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व पर पहुंचना है। ठीक है, सिंपल सा है। परचेज कंसिडरेशन को कंपेयर करना है उसकी नेटवर्थ से। यहां पर एक वर्ड लिखा मैंने, शेयर इन नेटवर्थ। अब ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे। शेयर इन नेटवर्थ का मतलब एक पूरी नेटवर्थ नहीं लेनी, जितना स्टेक हमारा है। अगर हमने केवल 80% शेयर एक्वायर कर रखे हैं तो 80% नेटवर्थ उठानी है, क्योंकि आपको तो पूरा मिला भी नहीं ना, आपको तो 80% ही मिला, तो उसकी 80% ही नेटवर्थ देखोगे। अगर आपको 100% मिला तो 100% देखेंगे। ठीक है, और गुडविल कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा। नेटवर्थ कैसे निकालनी है, ये नेटवर्थ निकालने का तरीका बता रखा है। या तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लो, या फिर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कान इस तरफ से पकड़ लो, उस तरफ से पकड़ लो, एक ही बात है। या तो असेट माइनस लायबिलिटी करोगे तब भी नेटवर्थ निकल के आएगी, या शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करोगे तो भी उस कंपनी की एक्चुअल नेटवर्थ निकल कर आ जाएगी। आइए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। वेराइटी लिमिटेड होल्ड्स 46% of the paid up share capital of VR Limited. The shares were acquired at a market price of ₹17 per share. इन शेयर्स को किस रेट पर एक्वायर किया गया था? 17 रुपए पर शेयर। और अभी उसके पास कितने? 46%। 46% से तो होल्डिंग कंपनी बनेगी नहीं वो, तो ये अभी तक तो होल्डिंग नहीं है। द बैलेंस ऑफ शेयर्स ऑफ वी आर लिमिटेड, ठीक है, आर हेल्ड बाय अ फॉरेन कोलैबोरेटिंग कंपनी। किसी फॉरेन कोलैबोरेटिंग कंपनी के पास ये हैं बचे हुए शेयर्स। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू जिसको बोलते हैं, हैज बीन एंटर्ड इनटू विद द फॉरेन कंपनी प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। एक उनके साथ एमओयू साइन हुआ है, उसमें क्या क्या लिखा है? पहला पॉइंट लिखा है, द शेयर्स हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी विल बी सोल्ड टू वेराइटी लिमिटेड। वेराइटी लिमिटेड को बचे हुए शेयर्स भी मिल जाएंगे, मतलब 54% और मिल जाएगा, 100% स्टेक हो जाएगा। द प्राइस पर शेयर, एक एक शेयर का प्राइस कैसे निकलेगा? विल बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड एट 15%। 15% पर यील्ड को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब, देखिए, एक तो परसेंटेज निकालने के लिए तो 15% आप मल्टीप्लाई करते हो, कैपिटलाइज करने के लिए आप डिवाइड करते हो। ठीक है, जैसे मैं कहूं 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो प्रिंसिपल बताओ, तो इसको आपको 10% पर कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 10% पर जब आप कैपिटलाइज करोगे तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1000 रुपए। इसका मतलब प्रिंसिपल फिगर क्या हो गई? 1000 रुपए की। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये 15% पर कैपिटलाइज करना है। फॉर दिस पर्पज वुड मीन दैट 40% of the average of pre-tax profits for the last 3 years, which were 30 lakh, 40 lakh, 65 lakh. फिर से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। द प्राइस पर शेयर विल बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड एट 15%। यील्ड कैसे निकलेगी? यील्ड निकालने के लिए 40% लेना है एवरेज प्रॉफिट का लास्ट 3 इयर्स के, तो पिछले 3 सालों का एवरेज निकालना है, उसका 40% निकालना है, वो जो भी निकला उसको कैपिटलाइज करना है 15% पर। आपका क्या निकल कर आ जाएगा? प्राइस पर शेयर। ठीक है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द शेयर्स टू द फॉरेन कंपनी वॉज ₹5,40,000। वैसे उस फॉरेन कंपनी में कितने का खरीदा था, ये तो हमारे लिए बताया, उसने खुद कितने का खरीदा था फॉरेन कंपनी ने? केवल 5,40,000 रुपए देके। द प्रॉफिट दैट वुड अक्रू टू देम, इससे जो उनको प्रॉफिट होगा, अब शेयर्स वो हमें बेच रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा उनको, वुड बी टैक्सेबल एट एन एवरेज रेट ऑफ 30%। उस पर टैक्स लगेगा 30%, तो वो देगा फॉरेन कंपनी। लेकिन कहता है द टैक्स पेबल विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स, टीडीएस काटना पड़ेगा आपको, एंड वेराइटी लिमिटेड विल पे टू द गवर्नमेंट, और हम सरकार को पे करेंगे। ठीक है, मतलब उसका जितना टैक्स बन रहा है वो काटेंगे और सरकार को पे कर देंगे। आउट ऑफ द नेट कंसिडरेशन, अब जो बचा सरकार को देने के बाद, 50% वुड बी रेमिटेड टू द फॉरेन कंपनी इमीडिएटली, फॉरेन कंपनी को इमीडिएटली दे देंगे हम आधा, एंड बैलेंस हम देंगे विल बी एन अनसिक्योर्ड लोन। बैलेंस को क्या मानना है? एक अनसिक्योर्ड लोन, रीपेबल आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, द above agreement was approved by all concerned for being given effect to the on 1st April 2021. The total assets of VR Limited as on 31st March 2021 was,
31 मार्च 21 कह लो या 1 अप्रैल कह लो, एक ही बात है। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग वॉज रुपीज, ये कितना हो गया 1 करोड़। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट डाउन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वैसे तो असेट्स 1 करोड़ की है, लेकिन कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को राइट डाउन कर दो 1,75,000 रुपए से। करंट लाइबिलिटीज सेम डेट पर 20 लाख की है, और पेड अप कैपिटल है 20 लाख रुपए, मतलब 2 लाख शेयर 10-10 रुपए के ईच। गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, जो हमारे को वेराइटी लिमिटेड को देना है टू ऑन एक्वायरिंग, ठीक है। मैंने सॉरी, रिजर्व टू वेराइटी लिमिटेड, वेराइटी लिमिटेड को कितने का पड़ेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जब वो एक्वायर कर रहा है शेयर्स किसके, वीआर लिमिटेड के। एक्वायरिंग द होली शेयर्स ऑफ वीआर लिमिटेड। आइए इसको पढ़ना करना शुरू करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। मैंने यहां पर देखिए ऊपर बताया था आपको, सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखनी है, कितने की आपको पड़ रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इसको दूसरे नाम से भी लिख सकते हो, परचेज कंसीडरेशन, ठीक है। इसमें हमें क्या माइनस करना है, शेयर इन नेटवर्थ। अब तो नेटवर्थ पूरी हमारी हो जाएगी क्योंकि पूरा स्टेक है, ठीक है। नेटवर्थ ऑफ कौन सी कंपनी है वो, वी आर लिमिटेड, उसकी नेटवर्थ यहां पर माइनस करेंगे, तो जो फिगर निकल के आई पॉजिटिव आई तो गुडविल, नेगेटिव आई तो कैपिटल रिजर्व। अब एक एक कर कर वर्किंग नोट बना लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। देखिए 46% शेयर्स तो ऑलरेडी हैं, जो 17-17 रुपए के खरीदे थे, तो ये कॉस्ट तो डायरेक्टली दिख जाएगी। तो मतलब एग्जिस्टिंग स्टेक जो है, एग्जिस्टिंग स्टेक इन वी आर लिमिटेड, उसके लिए कितनी पेमेंट करी हुई है हमने। टोटल शेयर्स कितने, 2 लाख। 2 लाख का हम कितना एक्वायर कर रहे हैं, 46%, है ना। 17-17 रुपए हमने पेमेंट करी थी, ठीक है। 46% स्टेक लेने के लिए 17 रुपए की पेमेंट करी थी, तो 2 लाख इंटू 46% इंटू 17, तो ये आ रहा है ₹15,64,000, ठीक है। 15,64,000 रुपीज तो ये एग्जिस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पेमेंट टू फॉरेन कोलैबोरेटिंग कंपनी। फॉरेन फॉरेन कोलैबोरेटिंग कंपनी को कितनी पेमेंट करी, तो इससे टोटल परचेज कंसिडरेशन हमारा निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर पहले कहता है कि प्राइस पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटलाइज कर कर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर कैसे निकल कर आएगा, प्राइस पर शेयर के लिए कहता है एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 सालों का एवरेज लेना है, उसका 40% कर कर उसकी 15% यील्ड निकालनी है। सबसे पहले तो हम इसमें यील्ड निकालते हैं। यील्ड कैसे निकलेगी, देखिए तीनों सालों के प्रॉफिट को लो, 30 लाख प्लस 40 और 65 लाख, ठीक है। 65 ही था ना, 65 लाख, इसका एवरेज कर कर इंटू 40%, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना है, 15% से, तो ये हमारी यील्ड निकल कर आ जाएगी। पहले निकाल लेते हैं इस यील्ड को ही। ये निकल के आई 120 लाख, ठीक है। ये 120 लाख की यील्ड निकल कर आ गई। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इस कंपनी में, नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख, 2 लाख शेयर है, तो यील्ड पर शेयर, एक एक शेयर की यील्ड कितनी हो गई, 120 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख शेयर्स, तो एक एक शेयर की यील्ड हो गई 60 रुपीज की, 60 रुपए की यील्ड हो गई पर शेयर, ठीक है। करना क्या है, अब देखना है कि उस कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टैक्स काटना पड़ेगा ना। प्रॉफिट टू फॉर कोलैबोरेटिंग कंपनी,
उस फॉरेन कोलैबोरेटिंग कंपनी को प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई वो, ठीक है। पेमेंट बाय वी आर, ये कौन कर रहा है इसकी पेमेंट, नाम क्या था, वैरायटी लिमिटेड। मतलब आप कह सकते हो सेल कंसीडरेशन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या है, सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन कितनी है, 60 रुपए की बताई ना। अब 60 रुपए तो एक शेयर है, कितने शेयर एक्वायर कर रहा है वो, वैरायटी लिमिटेड, 2 लाख का 54%। 46% तो उसपे खुद ही है, 2 लाख का 54% ही एक्वायर कर रहा है, ठीक है। मतलब बचे हुए शेयर एक्वायर कर रहा है, 60 रुपए का एक शेयर माना जाएगा, माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको कितने का पड़ा था वो माइनस कर देंगे। मेरे ख्याल से 5,40,000 का पड़ा था, है ना, 5,40,000 का था। तो 2 लाख का 54% 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 648, 4 टाइम्स 0, ठीक है। 64,80,000 माइनस कर दीजिए 5,40,000, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 59,40,000 रुपीज का। 59,40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो टैक्स कितना बना इस पर, टैक्स का रेट क्वेश्चन ने बता रखा था ना, 30%। तो 30% ऑफ 59,40,000, ठीक है। 59,40,000 का 30% रुपीज 1782, 70,82,000, ठीक है। इतना टैक्स कटेगा। अब टैक्स कटने के बाद इमीडिएट पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम, और बचा हुआ अनसिक्योर्ड लोन, ये भी मैं लिख देता हूं, और ठीक है, पेमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं 17,82,000 रुपए, ठीक है। 64,80,000, 64,80,000 में से 17,82,000 रुपीज तो टैक्स कट गया, उसका 50% जो बचा वो हम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, है ना। 64,80,000 में 17,82,000 तो गवर्नमेंट को चला गया, जो बचा उसका 50% अभी दे रहे हैं, ₹23,49,000 और ₹23,49,000। अभी एक्चुअली पेमेंट दो बार लिखा, तो आप एक काम करिए, यहां से ना ये वाला हटा ही दीजिए, सीधा इसको सेल कंसिडरेशन ही लिखो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, आप कहोगे आपने ऊपर कुछ लिखा था पेमेंट। सेल कंसिडरेशन, समझ में आई बात। तो सेल कंसिडरेशन वैसे तो 64,80,000 है। पता है ये सब करवाने का कोई फायदा नहीं है आईसीआई का, क्यों, क्योंकि 64,80,000 हमें देने हैं, जैसे मर्जी ले लो। गवर्नमेंट को इतने दिए, अभी इतने दिए, बाद में अनसिक्योर्ड लोन इतने बाद में देंगे, तो कुल मिला के देंगे तो 64,80,000 ही। तो जब 64,80,000 ही देंगे तो हमारे लिए तो परचेज कंसिडरेशन वही है, 64,80,000। उसमें से आप कितने भी टुकड़े करवा लो, अभी ले लो, बाद में ले लो, कुछ सरकार को पे करवा दो, बट हमें 64,80,000 देना है। तो वो समझ में आई बात। हमने एक बार फिर से बताऊं कि सबसे पहले कह रहा था आप इसकी यील्ड निकालो, कैसे निकालनी थी, एवरेज प्रॉफिट का 40% करके उसको 15% से कैपिटलाइज करना था, कर दिया, यील्ड निकल के आ गई। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2 लाख, डिवाइड करा, एक एक शेयर की यील्ड निकल कर आई। अब प्रॉफिट कितना होगा कोलैबोरेटिंग कंपनी को, वो हमें 60 रुपए का बेच रही है एक शेयर, शेयर बेच कितने रही है, 2 लाख का 54%, ठीक है। माइनस करा उसमें से कितनी उसको खुद को पड़ी थी, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट का 30% सरकार को दे दिया, बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ का 50% हम लोग अभी देंगे, और बचा हुआ 50% बाद में देंगे, इस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दोनों मिलाकर टोटल, एक तो पहले से स्टेक ले रखा था 15,64,000 रुपए का, और अभी खरीद के लाए हम 64,80,000 का, तो कुल मिला के उसको पेमेंट जा रही है 8044,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 8044,000 की, ठीक है। नेटवर्थ कितनी है वो वर्किंग नोट 2 में निकाल लेते हैं, नेटवर्थ तो सिंपल सी है,
नेटवर्थ ऑफ वी आर लिमिटेड, असेट्स कितनी है, असेट्स शेयर कितनी थी, 1 करोड़ है ना। हम्म, लेकिन इसमें से, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को राइट डाउन करना था कितने से, 1,75,000 रुपए से, ठीक है। तो प्लांट एंड रिटर्न डाउन 1,75,000, ठीक है। तो कितने का निकल कर आ गया, 1,75,000 ये निकल के आ गया 9,825,000। तो असेट्स तो फिर इतने की हुई, माइनस लाइबिलिटीज कर लो। वैसे तो दोनों लाइबिलिटीज होती है, करंट और नॉन करंट। करंट ही दे रखे हैं, नॉन करंट है नहीं इनके यहाँ। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 20 लाख, वो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 20 लाख माइनस करा तो ये निकल के आ गया 78,25,000, है ना। अब 78,25,000, ये तो पता चल रहा है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो गुडविल है, ठीक है। तो 8044,000 माइनस 78,25,000, तो ये हो गया 219,000, 2,19,000 रुपए की गुडविल है जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करें। समझ में आई है आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हमने पहले ये देख लिया गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकलती है। अब नेक्स्ट स्टेप है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना। देखिए हमें पता है कि सब्सिडरी तो 50% से ज्यादा शेयर्स लेकर सब्सिडरी बन जाएगी, तो 51% पे भी सब्सिडरी बन सकती है। उसके लिए 100% लेने की तो जरूरत नहीं है होल्डिंग कंपनी को। अगर 51% से होल्डिंग बनाई, इसका मतलब क्या है, 49% शेयर्स किसी और के हैं, ठीक है। 80% से अगर हमारी सब्सिडरी बनाई गई तो 20% शेयर्स किसी और के हैं। तो वो जो बाकी लोग हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात। देखिए जो एएस की डेफिनेशन है 21 की, पहले वो बता देता हूं। पार्ट ऑफ नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस and of the net assets of a subsidiary attributable to interest which are not owned directly or indirectly through subsidiaries by parent। ठीक है, इसका मतलब आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा जब हम आगे आगे बढ़ेंगे इसके। लेकिन मैंने अभी आपको बेसिकली चीज बता दी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब वो हिस्सा जो पेरेंट कंपनी के पास नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट में लिख भी दिया, नेटवर्थ का वो हिस्सा जो पेरेंट के पास नहीं है, ठीक है। इफ पेरेंट होल्डिंग 80% है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, 20%। इट इज शोन सेपरेटली इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन लाइबिलिटी साइड। अब ये लाइबिलिटी साइड में जब शेयर होल्डर फंड हम लिखते हैं उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाया जाएगा। हम क्यों दिखा रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हम मतलब पेरेंट कंपनी क्यों दिखा रही है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसको क्या मतलब, ये तो हम खुद ही कह रहे हैं उसका नहीं है। देखिए इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। यहां चलिए फिर से, ये होल्डिंग कंपनी थी, ये सब्सिडरी थी। हमें क्या कहा गया, आप दोनों को मर्ज कर कर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दो। दोनों को मर्ज करना है, मैंने कंडीशन ये नहीं कही थी कि अगर 100% शेयर्स होंगे तभी मर्ज करना है, ये कहाँ कहा था। अगर 80% है तो भी करना है, 50% से ऊपर होंगे तो सब्सिडरी बन जाएगी ना। तो चाहे 51% हो चाहे 100% हो, आपको सब कुछ मर्ज करना है। लेकिन आप सोचो, अब इस एग्जांपल में मैं क्या करूं, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड 100, तो यहाँ ठीक है। शेयर कैपिटल 100 की जगह अगर 120 होती, 100 की जगह 120 होती, इसका मतलब 20 रुपए किसी और ने लगा रखे, तो 20 रुपए किसी और ने लगा रखे, तो फिक्स्ड एसेट एग्जांपल लेते हैं, ये 140 होता, ठीक है। अब हम जब मर्ज करते कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तब फिक्स्ड एसेट्स कितना लिखते, 600 प्लस 140, तो हम ये लिखते 740। समझ में आ गई बात, 740 लिखते। अब हमने क्या करा, जो माइनॉरिटी वालों का हिस्सा था वो भी अपनी बैलेंस शीट में असेट में ऐड कर कर दिखा दिया। समझ में आ रही है ना बात, आपको साफ साफ दिख रहा है कि फिक्स्ड एसेट का 20 रुपए का हिस्सा तो उनका था, हमारी सब्सिडरी का, हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, लेकिन हमने उसको भी ऐड कर लिया अपने में ही, जबकि उसका हक हमारा नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का हक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा देते हैं कितना, कि भाई टोटल ठीक है, असेट्स हमने यहां पर लिख रखे हैं 740 प्लस 930, लेकिन उसमें से 20 रुपए का हिस्सा किसका है, माइनॉरिटी वालों का।
समझ में आ गई बात भाई? या तो इस तरीके का सिस्टम बनाया जाता कि सारे असेट्स और सारी लाइबिलिटीज उतने परसेंटेज से ही लो जितनी आपकी होल्डिंग है। अगर 51% होल्डिंग है तो सारे एसेट्स को 51% मल्टीप्लाई करो, लाइबिलिटीज को 51% मल्टीप्लाई करो, फिर लो अपनी बैलेंस शीट में। ऐसा तो है नहीं। क्या कहा गया? दोनों को मर्ज कर दो, होल्डिंग कितनी भी हो। मतलब 51% तो ऑब्वियसली होगी ही, उसके अलावा कितनी भी होल्डिंग हो आपको दोनों को मर्ज करना है, चाहे 80 हो चाहे 51 हो चाहे 100% हो। तो इस वजह से क्या करना पड़ता है हमारे को, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अलग से लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ता है कि हाँ ठीक है, हमने सारी एसेट्स उसकी उठाकर लिख तो ली, सारी लाइबिलिटीज लिख तो ली, लेकिन इसमें से थोड़ा सा हिस्सा माइनॉरिटी वालों का भी है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो यही माइनॉरिटी का छोटा सा कंसेप्ट होता है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। देखिए, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? जो सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स हैं और जो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ध्यान से सुनना आप लोग, है सिंपल सा। होता क्या है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि अडानी ने अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया, ठीक है? तो जब अडानी अंबुजा सीमेंट को एक्वायर करने जाएगा, जिस दिन जाएगा, ठीक है, जिस दिन एक्वायर करेगा, उसके बाद से जो प्रॉफिट होंगे अंबुजा सीमेंट के, वो अडानी के हुए ना। लेकिन एक्वायर करने से पहले जितने भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट है अंबुजा सीमेंट के, क्या अडानी उसको अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जिस दिन आपने एक्वायर किया उसी के बाद से तो प्रॉफिट शुरू होंगे आपके। एक्वायर करने से पहले के प्रॉफिट कैसे हो सकते हैं अपने? और आपको पता है, जितने भी रिजर्व्स प्रॉफिट्स वगैरह दिखाए गए हैं जिस कंपनी को हम एक्वायर करने जा रहे हैं, ठीक है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को जब एक्वायर कर रही है, तो जिस दिन एक्वायर कर रही है उस दिन तक के रिजर्व्स एंड प्रॉफिट की तो कीमत चुका दी होती है। तो वो अपने प्रॉफिट कैसे कहलाएगी? आप समझे नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये हमारी सब्सिडरी की बैलेंस शीट है जिसको हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पर उसने असेट्स दिखा रखे हैं 1000 के, लाइबिलिटीज दिखा रखी हैं 200 की, और शेयर होल्डर फंड जिसमें शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह सब मिलाकर कितना है, 800 रुपए का। तो जब हम इसको एक्वायर करने जाएंगे, इसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी कि कितने की। ऐसे थोड़ी ना रैंडमली कोई भी अमाउंट दे देंगे हम और वो मान जाएगा। प्रॉपर वैल्यूएशन निकाली जाती है। कैसे निकाली जाएगी? कि इसके बैलेंस शीट में 1000 की एसेट्स है, 200 की लाइबिलिटी, तो माइनस करके 800 रुपए। तो डिसाइड किया जाएगा 800 देने, 810 देने, 790 देने, वही गुडविल कैपिटल रिजर्व वगैरह। तो इसका मतलब 800 जब हम देने को तैयार हैं, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि 1000 माइनस 200, तो 800 की तो आपने कीमत चुकाई है ना उसको। समझ में आ रही है बात? आप वो जो रिजर्व एंड सरप्लस एक्वायर कर रहे हो उसके, उसकी तो आप कीमत चुका के आ रहे हो, तो वो आपके प्रॉफिट कहां से हुए? जिस दिन आपने एक बार एक्वायर कर ली, उसके बाद जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो आप अपने प्रॉफिट में ऐड करोगे। समझ में आ रही है बात? हम कर क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट्स वगैरह हुए हैं, वो कितना अपनी बैलेंस शीट में, जब हम अपने इनकम में कितने इनकम ऐड करें, दोनों को मिलाएं जब मर्ज करेंगे बैलेंस शीट को। तो ये कह रहा है कि जिस दिन आपने एक्वायर किया उस दिन के बाद से ही आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हो ना, उससे पहले के प्रॉफिट तो ऐड नहीं कर सकते। तो उससे पहले के प्रॉफिट का क्या करना है, ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया करके कि उसके लिए तो आप पेमेंट करके आ रहे हो। तो वो क्या करना है, उसको तो हम जो वो नेटवर्थ और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करके गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करना है कि भाई इसकी बैलेंस शीट में 1000 माइनस 200, 800 रुपए का नेटवर्थ थी, हमने पेमेंट करी 810 की, तो 10 रुपए की गुडविल हो गई। ये तो पुराने प्रॉफिट्स की बात हुई। तो अब समराइज करूं मैं अपनी बात को, एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट का क्या करना है सब्सिडरी कंपनी के, वो हमें यूज करना है गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। बाद का क्या करना है, बाद के अपने प्रॉफिट्स हैं उसमें ऐड कर लो अपने वाले। समझ में आ गई बात? यहां पर देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बता भी रखा है। जैसे ये देखिए, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, 1 अप्रैल 2023। ये एग्जांपल देखो, 1 अप्रैल 2023 को रिजर्व्स एंड प्रॉफिट थे सब्सिडरी के 1 लाख रुपए के। हमने 1 नवंबर 2023 को एक्वायर किया, ठीक है, उस दिन इसके कितने थे, 1,40,000 हो गए। 31 मार्च होते होते प्रॉफिट हो गए 2,10,000 रुपए। साल शुरू हुआ था जब 1 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस थे, साल के एंड में 2,10,000 है, हमने बीच में एक्वायर किया 1,40,000 तब थे। क्या कहता है, क्या हम आंख बंद करके जब 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो दोनों को मर्ज कर दें, अपनी वाले में 2,10,000 रुपए ऐड कर दें प्रॉफिट्स में?
गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इस 2/10 में से आपका पूरा हक अपने प्रॉफिट पर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/10 में से ये जो 140 तक था, मतलब 1 लाख से 140 जब पहुंचा, तो अप टू 1,40,000 तो आपको यूज करना है किसमें? गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने में। इसके बाद हाँ जितने भी हुए ये 70,000 रुपए के प्रॉफिट, इस पर आपका हक है, इसको आप ऐड कर सकते हो। समझ में आई बात? अब इसमें थोड़ा सा माइनॉरिटी का और जोड़ देते हैं कंसेप्ट। अगर माइनॉरिटी वाले भी हैं तो माइनॉरिटी वालों का क्या करना है? हमें माइनॉरिटी का दिमाग नहीं लगाना। हम माइनॉरिटी की अकाउंटिंग नहीं कर रहे यहाँ पर। अपनी बुक्स में माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख रहे हैं, उनकी बुक्स थोड़ी ना बना रहे हैं कि क्या प्री है क्या पोस्ट है। मतलब प्री एक्विजिशन क्या है, एक्वायर करने से पहले का प्रॉफिट कितना, एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट है। इसमें हम दिमाग नहीं लगा रहे। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा देखिए 1,40,000 रुपए हमारे जब तक एक्वायर के उससे पहले के हैं, तो अगर यहाँ पर होल्डिंग हमारी केवल 80% है जो मैंने लिखी, तो ठीक है, 1,40 का 80% 1,12, माइनॉरिटी वालों का 28,000 है। माइनॉरिटी वालों का माइनॉरिटी में ऐड करो, चाहे वो प्री हो या पोस्ट हो, हमें मतलब नहीं है। माइनॉरिटी का है तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे हम। पेरेंट क्या करेगी, ये जो प्री वाला 1,12,000 इसको नेटवर्थ में लेकर जाएगी कैलकुलेट करने के लिए गुडविल कैपिटल से। आगे बढ़ते हैं। 1,40 से जब 2,10 हो गया, 70,000 का जो नया प्रॉफिट हुआ, हाँ इसके दो टुकड़े करे, पेरेंट का 80%, माइनॉरिटी का 14,000। माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में जोड़ा, जो पेरेंट का था इसको लेकर जाएंगे हम अपने रिजर्वेशन सरप्लस में। ठीक है, इसको हम अपने रिजर्वेशन सरप्लस में लेके जाएंगे। तो आज अभी तक हमने जो पढ़ा है वो दो चीजें पढ़ी। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या बताया कि जितना स्टेक पेरेंट कंपनी का नहीं है वो क्या कहलाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा। सिंपल सी बात। फिर जो सब्सिडरी कंपनी के हम रिजर्व एंड सरप्लस देख रहे हैं, तो उसको आंख बंद कर कर नहीं अपने में ऐड कर लेना। उसमें क्या ध्यान रखना है? एक्विजिशन से पहले का तो गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए काम आएगा, एक्विजिशन के बाद का वो अपना है। लेकिन इसमें जो माइनॉरिटी का हिस्सा चाहे प्री वाला हो या पोस्ट वाला हो, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम ऐड कर देंगे जाकर। समझ में आ गई बात? आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 1 है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इन ईच केस। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब आपने एक्वायर किया, एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, जब आप उसको बुक्स को कंसोलिडेट कर रहे हो। गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या आ रहा है वो निकालना है। अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, अज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ओन P&L टू बी 2 लाख इन ईच केस। होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए, तो कंसोलिडेटेड में 2 लाख तो जाएंगे ही, प्लस सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट कब के बाद का जाएगा? एक्विजिशन के बाद का, वो भी अपना हिस्सा माइनॉरिटी का हटा के। जैसे ये देखो, यहां पर मैंने कहा ना 70 में से 56,000, केवल 56,000 रुपए ही ऐड हुए, तो वो यही पूछ रहा है कितने ऐड करोगे। ये टेबल दे रखी है इसमें। समझ में आ गई बात? तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए देखिए हम भी टेबल ही बना लेते हैं इनकी तरह। ठीक है, केस कौन सी सब्सिडरी कंपनी है। अब यहां पर देखिए लिखा है परसेंटेज ओन, परसेंटेज शेयर्स ओन्ड। पेरेंट ने इतनी होल्डिंग कर रखी है, हमें तो परसेंटेज ओन्ड बाय माइनॉरिटी वो चाहिए ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। जब बुक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं उस दिन कितना है, और जिस दिन एक्वायर करा था उस दिन कितना है वो। आइए सबसे पहले फर्स्ट केस में सब्सिडरी, अच्छा नहीं केस 1 है, केस 1 में सब्सिडरी ए, परसेंटेज ओन कितनी होगी? 10%, क्योंकि भाई 90% अगर पेरेंट का है तो 10%। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा एक्विजिशन पर? शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख में कितना हक है उनका? 10%, क्योंकि बाकी तो शेयर्स किसने परचेज कर रखे हैं? पेरेंट कंपनी ने। और प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000।
तो 50,000 का प्रॉफिट भी उनका हक कितना हो जाएगा 10%। कहने का मतलब सीधी सीधा 1.5 लाख का 10% शेयर होल्डर फंड का। ठीक है, तो 1,50,000 का 10% ये हो जाएगा 15,000 रुपये, और 1,70,000 का 10% ये हो जाएगा 17,000 रुपये। ठीक है, इससे सिंपल तो क्या ही होगा। केस 2, सब्सिडरी बी, परसेंटेज कितना हो जाएगा 15%। ठीक है, 1,30,000 रुपये इसका 15%, और फिर 1,20,000 रुपये इसका 15% कंसोलिडेशन के टाइम पर। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। 1,30,000 इंटू 15%, ये हो गया 19,500, और ये हो जाएगा 18,000, है ना, 12,000। थर्ड केस, केस थर्ड में सब्सिडरी सी, परसेंटेज होल्डिंग कितनी होगी उनकी 20%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा, शेयर कैपिटल कितनी है 50,000, और ये इतना है तो 70,000 रुपए का 20%, और यहां पर भी 70,000 रुपए का 20%, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो ये 14,000। ठीक है, केस डी मतलब केस 4, सब्सिडरी डी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 100% ही किसके पास है, पेरेंट के पास, तो कहानी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है आपसे, क्या निकालो, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, क्या आ रहा है वो निकालना है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व किस दिन देखा जाता है, जिस दिन आपने एक्वायर किया उसी दिन तो देखा जाएगा गुडविल कैपिटल रिजर्व। उसके बाद क्या गुडविल कैपिटल रिजर्व, जब आप एक्वायर कर रहे हो कि आपने कितनी पेमेंट करी, कितनी इनकी नेटवर्थ थी, बस उस दिन की बात होती है। उसके बाद तो हर साल के प्रॉफिट अपने ही है ना, तो बस उस दिन निकालना, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो आपको इसमें डेट ऑफ एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन डेट से तो कोई मतलब नहीं है। आपको पता है ना, मैंने यहाँ पर देखिए लिख कर भी दिया था कि आप यहाँ पर देखिए साइड में ये बच्चा लेके खड़ा हुआ है कि गुडविल कैपिटल रिजर्व इज कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आई बात। और ये तो मतलब बड़े कॉमन सेंस वाली बात है कि उसी दिन तो निकाला जाएगा। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले यहां पर लिख देंगे केस, कौन सा केस लग रहा है। ठीक है, फिर सब्सिडरी कौन सी है वो लिखेंगे, परसेंटेज ओन्ड वो भी जरूरी है, उसके बाद गिवन है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बहुत जरूरी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ही तो माइनस करके नेटवर्थ को माइनस करेंगे तभी तो निकल के आएगा। डेट ऑफ एक्विजिशन इतना है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्थ। ठीक है, पर्टेनिंग टू पेरेंट, जितना पेरेंट का हिस्सा है वो। ठीक है, फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकल कर आ जाएगी, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। आई बात समझ में। सबसे पहला केस देखते हैं, जिसमें केस 1 सब्सिडरी ए। ठीक है, परसेंटेज ओन्ड कितना है 90% ओन्ड है। हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, खरीदने में कितने रुपए देने पड़े थे पेरेंट को, 1,40,000 रुपए। 1,40,000 रुपए देकर इसमें स्टेक मिला था 90% का। अच्छा, नेटवर्थ कितनी थी उस दिन, 1.5 लाख रुपए टोटल थी। तो 1.5 लाख टोटल थी, हमने टोटल कहां लिया है, हमने तो 90% लिया है। ठीक है ना, तो हमने तो 1,50,000 का 90% लिया है, मतलब 1,35,000 रुपए। ठीक है, अब 1,40,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस 1,35,000 रुपए पॉजिटिव आ रहा है, तो गुडविल होगी कितने की 5,000 रुपए की। ठीक है, केस 2 सब्सिडरी बी, कितना स्टेक लिया इसमें हमने, इसमें लिया 85%। ठीक है, कितने रुपए दिए स्टेक लेने के लिए, 1,04,000 रुपए। उस दिन इसकी कीमत कितनी थी फर्म की, उस कंपनी की कीमत थी 1,30,000 रुपए। 1,30,000 तो पूरे की थी, तो हमने तो पूरा लिया नहीं, हमने तो 85% स्टेक लिया है। ठीक है, तो 1,30,000 रुपए इंटू 85%, तो ये आ रहा है 1,10,500।
1,10,500। 1,10,500 आ रहा है, लेकिन हमने तो केवल 1,04,000 रुपए दे के ले लिया। ठीक है, तो फिर 6500 का कैपिटल रिजर्व माइनस में आ गया ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6,500 कैपिटल रिजर्व। आई बात समझ में। केस थर्ड, सब्सिडरी सी। हमने कितना स्टेक लिया इसमें, 80% का स्टेक लिया। कितने रुपए दे के लिया, 56,000। 56,000 रुपए खर्च करे स्टेक लेने के लिए। उसकी कीमत कितनी थी, 70,000 रुपए थी कंपनी की। 70,000 इंटू 80%, 56,000। 56,000 हमने दिए, 56,000 की कंपनी की वैल्यू आ रही है। केस फोर्थ, डी सब्सिडरी। इसमें तो हमने 100% स्टेक ले लिया। कितने रुपए देकर ले लिया, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए दिए और स्टेक मिल गया। और उस दिन कीमत कितनी थी, 90,000। अब तो क्या परसेंटेज, पूरा ही हमारी कंपनी है। 1,00,000 रुपए दिए और 90,000 रुपए ही वर्थ थी। 10,000 ज्यादा क्यों दिए, गुडविल की वजह से ज्यादा दिए। 1,00,000 माइनस 90,000, माइनस में आता तो कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस में क्या कहता है, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट तो 2,00,000 रुपए है, तो हमारे को बताना है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना आएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो दोनों का जोड़ के आएगा। ठीक है, इस मतलब कितना सब्सिडरी दे रही है और कितना अपना है। अपना पता है 2,00,000 रुपए है, उसका और जोड़ लो। अब उसका जोड़े कितना, अभी ऊपर एग्जाम्पल करके आए हैं। एक्विजिशन के बाद से जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो आपके। भाई एक्विजिशन में तो जैसे 70,000 रुपए टोटल 31 मार्च को खड़ा है, लेकिन 50,000 तो पुराना है, तो कितना एक्स्ट्रा आया, 20,000 रुपए। ठीक है, उसका आप अपने परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लो। इसी तरीके से हर केस में होगा। तो आइए करते हैं, तो लिखना शुरू करते हैं इसको। थर्ड पॉइंट, सबसे पहले क्या है, केस। यहां पर केस लिख देंगे, फिर सब्सिडियरी कौन सी है। ठीक है, परसेंटेज कितनी ओन्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद का बस वो लेंगे हम, है ना। और पी एंड एल पोस्ट एक्विजिशन पर्टेनिंग टू पेरेंट। पेरेंट का कितना है उसमें से हिस्सा वो। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यहां आ जाएगा। ठीक है, केस वन में सब्सिडरी है ए, परसेंटेज ओन्ड कितनी है, 90%। एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट बताइए। एक्विजिशन के बाद का 50,000 से 70,000 हो गया, मतलब 20,000। 20,000 का 90%, 18,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट कितना जाएगा, 18,000 में 2,00,000 तो उनका खुद का भी है, तो 2,18,000 रुपए हो गया। ठीक है, 2,18,000 रुपए। नेक्स्ट केस टू, सब्सिडरी है बी, परसेंटेज होल्डिंग है 85% की। पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद का कितना, 30,000 से 20,000 हो गया, ये तो लोग घट गया। तो उसने लॉस दिया है। ठीक है, कितने का, 8,500 का लॉस भेजा है। 8,500 का लॉस भेजा है, 2,00,000 रुपए हमारे थे, तो कितना प्रॉफिट गया, 19,1500। ठीक है, 1,91,500। केस थर्ड, सब्सिडरी सी, परसेंटेज होल्डिंग है 80% की। ठीक है, एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट 20,000 से 20,000 ही रहा। ये लो, ये तो कुछ है ही नहीं, नील नील, 2,00,000 रुपए, है ना। केस फोर्थ, सब्सिडरी नेक्स्ट, 100% होल्डिंग अपनी है, तो 100% होल्डिंग अपनी है, तो 40,000 से 55,000 हुआ, मतलब 15,000 रुपए प्रॉफिट बढ़ा है, तो पूरा 15 अपना है। 2,00,000 था ही, तो 2,15,000 रुपए हो गया। समझ में आया ये आप लोगों को। तो ये था हमारा एक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। आइए एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कितना सिंपल होता है, आप लोग यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स एंड इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना आ गया, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालनी आ गई, और सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट बांटना आ गया। यही तो चाहिए।
ये सब कुछ आपको आ ही गया। इलस्ट्रेशन 12, फ्रॉम द बैलेंस शीट्स एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ विराट लिमिटेड एंड अनुष्का लिमिटेड। देखिए इंस्टीट्यूट भी मजे लेता है। विराट लिमिटेड एंड अनुष्का लिमिटेड एज ए 31 मार्च विराट लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये कितनी गलत बात है कि विराट के पास 80% शेयर है अनुष्का लिमिटेड के। कम से कम इसमें तो 100% दिखना चाहिए था इनको, बट कोई नहीं। विराट के पास 80% शेयर है अनुष्का के सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब से अनुष्का लिमिटेड बनी है, जब से इनकॉर्पोरेट हुई है तब से ही है। समझ में आ रही है बात? तो कुछ प्री एक्विजिशन है ही नहीं, सब कुछ एक्वायर करने के बाद ही है, क्योंकि उससे पहले तो कंपनी ही नहीं थी। जिस दिन बनी उस दिन से आपका ये बैलेंस शीट दे रखी है और हमारे को क्या बोला गया है कि आप इसकी प्रिपेयर करनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आइए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक बार बनाना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको मालूम ही है, नोट नंबर वगैरह आता है, तो वो चीज है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीस। और थोड़ा सा बना देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ नोट्स टू अकाउंट्स जो होंगे उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स। अगर कोई वर्किंग नोट बनेंगे तो उसके लिए वर्किंग नोट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखी है। नोट नंबर 1 में चलते हैं। नोट नंबर 1 में 6 लाख रुपए तो विराट लिमिटेड की है और 4 लाख रुपए अनुष्का लिमिटेड की है। आपको बार बार बोला है शेयर कैपिटल तो हम अपनी ही लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे मतलब पहले, सबसे पहले जब डिस्कशन किया था तब मैंने यही बताया था, शेयर कैपिटल हम अपनी ही लिखेंगे। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स, या तो वहां जाकर देख लो क्यों मैंने बताया था, पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में चलते हैं। पहले तो ये लिख देते पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। किसका है ये? शेयर कैपिटल का। कितनी शेयर कैपिटल है? शेयर कैपिटल है 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो लिख दीजिए 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या है? फुल्ली पेड अप, ठीक है। कितना आ गया ये? 6 लाख, ठीक है। एक ही फिगर होती है तो टोटल भी क्या लगाएं, ऐसी डबल लाइन लगा देते हैं, 6 लाख, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस, देखिए इसमें नोट नंबर 2 में चलते हैं। जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए विराट लिमिटेड का है, अनुष्का लिमिटेड का 1 लाख रुपए है। तो विराट लिमिटेड का 1 लाख ये तो जाएगा ही जाएगा पूरा, है ना। विराट लिमिटेड का जो 1 लाख रुपए है इसमें तो आपको कोई वो है ही नहीं, इसको ये तो पता ही है। अब अनुष्का लिमिटेड में हमें क्या करना है? पहले तो क्या देखते हैं, एक्वायर करने से पहले का कुछ है क्या, ठीक है। एक्वायर करने के बाद का क्या है और माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है, ये सब चीजें देखी जाती है।
ये सब चीजें देखने के लिए एक हम वर्किंग नोट बनाते हैं। देखिए, आप एक बार समझ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ना मेन चीज क्या है, एक तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चाहिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हिस्सा होगा, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे को चाहिएगी, उसके प्रॉफिट को जो सब्सिडरी है कितना कितना बांटना है, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। बस ये तीन अगर आपने समझ लिए तो फिर आपको ये कंसोलिडेशन करना आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। देखिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। करना ही क्या है भाई, हमें वैसे तो बैलेंस शीट मर्ज करनी है, ऐसे तो किसी बच्चे को भी कह दोगे दोनों को मर्ज कर दोगे तो सब कुछ प्लस करके लिख देगा। फर्क क्या करना है, बस एक यही तो चाहिए कि आपका गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है ये पता होना चाहिए, सब्सिडरी के प्रॉफिट के कितने टुकड़े करने हैं, कैसे कैसे बांटना है प्री पोस्ट वगैरह में, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, यही तो चाहिए। बाकी तो सब चीजें मर्ज करनी ही है आपको। तो मैंने यहां पर लिखा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए देखिए, आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कितने रुपए खर्च कर कर ये इन्वेस्टमेंट खरीदी थी। चलते हैं विराट लिमिटेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थर्ड पॉइंट में 3,20,000 रुपए। इसमें चलते शेयर्स इन अनुष्का लिमिटेड कितने के खरीदे, 3,20,000 रुपए के। इसका मतलब उसको कितने के पड़े, 3,20,000 रुपए हो गई इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। माइनस कंपनी की नेटवर्थ में आपका हिस्सा कितना है, पूरी नेटवर्थ नहीं उठानी, आपका हिस्सा कितना है, मैंने लिख रखा था ना शेयर इन नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ उस कंपनी की कितनी है, नेटवर्थ है, नेटवर्थ में सबसे पहले नेटवर्थ क्या होती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कितना है, 4,00,000 रुपए। तो शेयर कैपिटल कितना, 4,00,000 रुपए का दो टुकड़े कर दिए हमने, 80% हमारा है और बाकी, ठीक है, शेयर कैपिटल 4,00,000 का 20% माइनॉरिटी वालों का है, मतलब 80,000 इनका, 3,20,000 रुपए का अपना, ठीक है। अब इसमें कुछ और क्या माइनस करना होता है, इसमें नेटवर्थ क्या है, उस दिन जिस दिन आप एक्वायर कर रहे हो उसकी नेटवर्थ क्या है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। लेकिन आपने एक्वायर तो इनकॉर्पोरेशन से ही किया है, बस शेयर कैपिटल ही तो देखेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो कुछ आना ही नहीं इसमें, एक्वायर करने से पहले के तो कोई प्रॉफिट आने नहीं। फिर भी मैं यहां क्या करता हूं, आपको आगे के लिए प्रिपेयर करना है, प्री पोस्ट टोटल। हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के प्री के प्रॉफिट कितने हैं, पोस्ट के कितने और टोटल कितना है, जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्योंकि हमें तो केवल यही क्वेश्चन करके थोड़ी ना खत्म करना है, सब में कॉमन फॉर्मेट बनाएंगे, इसलिए मैं ये बना रहा हूं। उसके टोटल प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए के, अनुष्का के, है ना। टोटल प्रॉफिट कितने, 1,00,000 रुपीज। प्री का कितना है, नील। सारा क्या है, पोस्ट ही है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें विराट लिमिटेड का हिस्सा देख लो कितना है, 80% का। माइनॉरिटी का कितना है, माइनॉरिटी का है 20% का, मतलब 80,000 और 20,000। प्री एक्विजिशन कोई प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि प्री एक्विजिशन नहीं आया तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कुछ जाएगा ही नहीं, सीधा ये निकल कर आ गई, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं आई, नील आ गया, क्योंकि आपने 3,20,000 में खरीदा और 3,20,000 ही उसकी वर्थ थी, ठीक है। वैसे भी आप इनकॉर्पोरेशन से ले रहे हो ना, तो इनकॉर्पोरेशन में तो ये मतलब ही नहीं होगा, आज बनाइए तो आज तो सबसे पहले शेयर कैपिटल ही लगाओगे, कौन से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। ये 80,000 रुपए फिर क्या होंगे, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट विराट लिमिटेड के प्रॉफिट में जाकर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ अनुष्का, ठीक है। मुझे मालूम है कि देखिए इसमें ये सब लिखना जरूरी नहीं था पोस्ट एक्विजिशन, इसमें तो सीधा अनुष्का के ऐड करते, बट मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं आगे के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो 80,000 रुपए ये वर्किंग नोट हमने थर्ड से निकाला है, ये वर्किंग नोट थर्ड से निकाला है 80,000 रुपए, समझ में आ गई बात। तो ये अमाउंट कितना आ गया, 1,80,000 रुपीज का।
₹20,000 माइनॉरिटी का है तो ले जाइए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना? ₹20,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹1,00,000 का। ठीक है, तो हम ये आया था 180, इसको यहां लिख दिया रिजर्व एंड सरप्लस। ये तो शेयर होल्डर फंड्स हो गया। नेक्स्ट इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, समझ में आई बात? अब क्या लिखते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये शेयर होल्डर फंड के बाद आता है, लाइबिलिटीज से पहले। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 3 बना देते हैं इसके लिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। इसके पास क्या है? 20% स्टेक है, तो 20% शेयर्स इन अनुष्का लिमिटेड। इसके लिए हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, कितना? ₹1,00,000 है, तो लिख दीजिए 1,00,000। वो 1,00,000 को ऊपर ले जाइए, है ना, सिंपल सा। अब इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दोनों की ऐड कर दीजिए। कितनी कितनी है? 2,00,000 और 1,00,000। ठीक है, 2,00,000 1,00,000। आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो कि विराट 2,00,000, अनुष्का, वर्किंग नोट मतलब सॉरी नोट्स टू अकाउंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, 2,00,000 विराट का, 1,00,000 अनुष्का का, तो ₹3,00,000 टोटल हो गया। ठीक है, वर्किंग नोट में भी मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में भी लिख सकते हो। मैं बार बार वर्किंग नोट बोले जा रहा हूँ। करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्या है? ट्रेड पेबल्स। कितना अमाउंट है? 1,00,000 और 1,00,000, तो ऐड कर दीजिए 1,00,000 प्लस 1,00,000। कितना हो गया ये? 2,00,000। टोटल लगा दीजिए लाइबिलिटी साइड का। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, तो ये आ गया 13,80,000। ठीक है, 13,80,000 रुपीज ये हो गया। लिखते हैं असेट्स। असेट्स में पहले क्या होता है? नॉन करंट असेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर तो आपने करा ही होगा। नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है पहले। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी कितनी वैल्यूज है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4,00,000 और 3,00,000, तो 4,00,000 प्लस 3,00,000 7,00,000 रुपीज आ जाएगी। नोट्स टू अकाउंट्स में भी लिख सकते थे, 4,00,000 विराट का, 3,00,000 अनुष्का का, 7,00,000 रुपए हो गया। ठीक है, बी पॉइंट में क्या दे रखा है इन्होंने? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या ये आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट ही तो खोलकर असेट माइनस लाइबिलिटी बनी है ना, तो इन्वेस्टमेंट तो आएगी नहीं, खत्म हो गई है। इन्वेस्टमेंट की जगह ही तो ये सब कुछ हुआ है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके बाद क्या है? करंट असेट्स। स्टार्टिंग से क्लास देखना, कुछ भी आप मिस करोगे, स्किप करोगे, तो आपका कंसेप्ट रह जाएगा और वीक रह जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट वीक नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन एक आध कम कर लो कोई बात नहीं, कंसेप्ट पर ध्यान देना, और ये क्लास पूरी कंसेप्ट से भरी हुई है। इन्वेंट्रीज 1,60,000 और 2,00,000, 1,60,000 और 2,00,000 रुपए, तो ये हो गया 3,60,000 रुपीज। इन्वेंट्रीज के बाद नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवेबल 80 और 140। ट्रेड रिसीवेबल 80,000 और 140, तो ये हो गया 3,00,000, सॉरी 2,20,000 हो गया ना, 2,20,000 रुपए। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 और 60, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000 और 60,000, ये हो गया 1,00,000 रुपए। टोटल 7, 10, 12, 13,80,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया टोटल, दोनों साइड मैच कर गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमने बिल्कुल बेसिक्स आज की क्लास में कंसेप्ट्स कवर किए। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए और लाइक करके जाया करो वीडियो को। कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।